मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ और पुंडरी में निकाले गए भव्य रोड शो में की शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं व आमजन ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। कांग्रेस ने दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुए शामिल। जेजेपी और इनेलो पार्टियों पर बीजेपी से मिली भगत का लगाया आरोप। जजपा नेता अजय सिंह चौटाला ने चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कहा 2 सितंबर को होगी शेष उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 234 शहरों में 730 नए एफएम रेडियो चैनल शुरू करने को मिली मंजूरी। 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने आज नारायणगढ़ व पुंडरी में विशाल रोड शो निकाला, जिसमें भारी जन सैलाब उमड़ा। लोगों ने विभिन्न स्थानों पर रोड शो का फूल बरसाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों के भारी उत्साह से यह स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी और कैथल जिला की चारों सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कहा कि पुंडरी की इस पवित्र भूमि को नमस्कार करते हुए आप लोगों को एक सलाह देता हूं कि 1 अक्टूबर को पहरा देकर मतदान करवा देना, फिर 4 अक्टूबर को आपकी अपनी सरकार फिर से बन जाएगी। डबल इंजन की सरकार को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ आम जन तक पहुंचाएगी। भाजपा सरकार ने प्रदेश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज ये पवित्र भूमि, ये पुंडरी की पवित्र भूमि, मैं आज कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा होकर के संकल्प के साथ एक बात बोल रहा हूं। जब 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 तारीख को सब लेगा। भाइयों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भी सरकार की उपलब्धियों पर बोलते हुए कहा कि इस रोड शो में लोगों के उत्साह से यह साफ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। पिछले दिनों मातृभूमि की रक्षा करते हुए जींद के निडानी गांव के सीआरपीएफ जवान कुलदीप सिंह जम्मू में आतंकवादियों से हुई एक मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह आज उनके निवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहीद कुलदीप सिंह की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। वे एक बहादुर जवान थे जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे शहीद कुलदीप को अपने चरणों में स्थान दें। हमारे नौजवान मजबूती से उसका सामना करते हैं और हमारे कुलदीप मलिक जी बहादुर जवान थे, देश के काम आए हैं। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद का सामने आकर के मुकाबला किया है, हम सबको तो गर्व है, परंतु पूरे देश को भी कुलदीप की शहादत के ऊपर गर्व है। मैं उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमारा बहादुर कुलदीप मलिक जी जवान था, शोबर था पूरे गांव के अंदर, उसकी भावनाएं थी। इस प्रकार से एक ग्रामीण परिवेश से देश की सेवा में निरंतर काम कर रहे थे। मैं उनको नमन करता हूँ।
इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेत में जा रही महिला किसान के साथ बैलगाड़ी चलाई और उनसे सरकार द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने अपनी यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि गरीब किसान के बेटे सरकार चलाने जाने से और बड़द बग्गी भी। यमुनानगर के जगाधरी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में केवल खोखले वादे कर रही है। विपक्ष शासित राज्यों में विकास का पहिया हुआ है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है। वहीं कृषि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा के शासन में हरियाणा में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। आज प्रदेश का हर वर्ग भाजपा सरकार से खुश है। तय कर लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में कमल खिलाना है, डबल इंजन की सरकार यहां लानी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की विकास की जो जर्नी है उसको कायम रखना है। चुनावी वादे हैं और खोखले वादे हैं। जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं वहां पर विकास की गाड़ी एकदम ठप्प होकर रुकी हुई है। अगर आप देखेंगे तो भारत प्रगति के पथ पर केवल वहीं पर अग्रसर है जहां पर डबल इंजन की सरकार है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बैठक में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस सांसदों की विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताने पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। वहीं जजपा व आजाद समाज पार्टी के हुए गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि जजपा व इनेलो दोनों वोट काटू पार्टियां हैं। इन पार्टियों को लोकसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिले थे। इनका मुकाबला नोटा से है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का आईएनएलडी। जो आंकड़ा जितना भी आकलन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट हम आपको जीत के दिखाएंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जननायक जनता पार्टी का आजाद समाजवादी पार्टी से समझौता होने के बाद गठबंधन का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन चरखी दादरी में आयोजित किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जजपा नेता अजय चौटाला ने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा 2 सितंबर को की जाएगी, जिसमें महिलाओं व यूथ को प्राथमिकता देंगे। जजपा आसपा गठबंधन बनने के बाद हरियाणा में नई सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही इस बार बाडड़ा से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पर भी फैसला 2 सितंबर को ही लिया जाएगा। जजपा विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि टिकटों का वितरण होते ही भाजपा व कांग्रेस में भी भगदड़ मचेगी। गठजोड़ के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। 2 तारीख को पीएसी की मीटिंग है, तब तक सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। उसमें हम ये उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देंगे। चुनाव के दौरान हर राजनीतिक दल में होता है। आज जो कांग्रेस में 40-40 अभी आप जो कह रहे हो वो वहाँ टिके रहेंगे क्या, या पिछली बार टिके रहे थे, या इस तरीके से भाजपा में जो टिकट मांग रहे हैं वो सारे वहाँ टिकेंगे। जहाँ उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे वहीं अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। नूंह में आज जजपा के अपने जिला कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नासिर हुसैन ने कहा कि इस गठबंधन की बदौलत हरियाणा में सत्ता की चाबी दूसरी बार जजपा के पास रहेगी। अभी नए गठबंधन के तहत 70 जेजेपी और 20 विधानसभा सीट
एएसपी को दी गई है। उम्मीदवारों की पहली सूची 1 सितंबर से पहले आने की संभावना है। पार्टी संगठन का भी विस्तार किया जाना है। वहीं एएसपी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शकील अहमद ने कहा कि यह गठबंधन हरियाणा में जीत का परचम लहराएगा। गठबंधन के बाद दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। उन्हें भरोसा है कि वे हरियाणा में तीसरा विकल्प बनेंगे। और जिसको भी पार्टी यहाँ से टिकट देके भेजेगी, मजबूती से हम तीनों विधानसभाओं में अपने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे और हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को बनाने का काम करेंगे। आजाद समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम जी, जो 70-20 का हुआ है, 70 पे जननायक जनता पार्टी लड़ेगी, 20 पे आजाद पार्टी लड़ेगी। और जब से गठबंधन हुआ है पूरे हरियाणा की जो हवा और रुख पूरी बदल चुकी है। वजह यह है कि जो हमारी आजाद समाज पार्टी है बहुत मजबूती से उठी और बहुत कम समय में बहुत मजबूताई से इन्होंने काम करा। और अभी हमारा जो कल गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी काशीराम और जेजेपी से, ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि हरियाणा में जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, इनमें यकीनन हम सभी सीटों पर अपनी जीत कायम करेंगे। पूर्व पंचायत मंत्री एवं टोहाना विधायक देवेंद्र बबली को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। देवेंद्र बबली पर आंखों का शिविर लगाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया गया है, जिसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी ने एक शिकायत के आधार पर देवेंद्र बबली को नोटिस जारी कर 48 घंटों में जवाब मांगा है। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह आज उचाना हलके के गांव खड़कर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने विभिन्न पार्टियों के लोगों को कांग्रेस में शामिल करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा का है। तीसरे दल या गठबंधन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के उचाना सीट जीतने के बयान पर कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में मिले 1% से भी कम वोटों से भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में अच्छी स्थिति में है, इसलिए 90 सीटों पर 2556 आवेदन आए हैं। चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ाने की भाजपा की अपील पर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे जींद जिले की बात करें, कांग्रेस के पक्ष में बहुत एक ज़बरदस्त माहौल है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है हरियाणा में। 10 साल से प्रदेश में जिसका शासन रहा है, उनका लोगों में उनके प्रति क्या भाव है, उस चीज़ को उजागर करना। उचाना नहीं है, पूरे हरियाणा की स्थिति है। डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी के साथ है। बाकी तीसरा चौथा कोई पक्ष नहीं है जो मुकाबले में किसी भी जगह पे हो। ब्रिजेंद्र सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रथम सूची 1 तारीख तक आने की संभावना है। जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके साक्षात्कार हो चुके हैं। दुष्यंत के भाजपा के साथ नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा से भाजपा के साथ। छोड़ो यार, उनकी बातों पर टिप्पणी करना और खासतौर पर वो बीजेपी का जिक्र करें तो बेमानी है। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, आप इतिहास उठा के देख लें हरियाणा की राजनीति का। बीजेपी का अक्सर उस समय की लोकदल से और आज की जजपा से हमेशा समझौता होता है, चाहे इलेक्शन से पहले हुआ हो या इलेक्शन के बाद हुआ हो। तो ये कहना कि मैं बीजेपी की तरफ देखूंगा नहीं, और ये सब बकवास की बात। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त को प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 20,629 पोलिंग बूथों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर प्रदेश में 2,24,24,958 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें से 1,07,11,926 पुरुष, 95,12,574 महिलाएं और 458 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के 2,30,967 मतदाता हैं, जबकि 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 8,818 है। द्वितीय संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के दौरान
कुल 63,008 मतदाता सूची में जुड़े। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वे संबंधित BLO से संपर्क करें और निर्धारित फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। फिर भी अगर 27 अगस्त को अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वे BLO से संपर्क करें या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नामांकन पत्र लेने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी कि 2 सितंबर तक वोट अपना बनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विकसित भारत की विज्ञान को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसी की बदौलत पिछले 3 महीने में 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। इन प्रोजेक्ट से 10 लाख परोक्ष और 30 लाख अपरोक्ष रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के पूर्वोदय से देश का उदय विजन के तहत भारत सरकार पूर्वोत्तर को 4,136 करोड़ रुपए का समर्थन देगी। साथ ही रेलवे के 3 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में FM रेडियो को भी सरकार का समर्थन मिलेगा, जिसके लिए इनके विस्तार का फैसला लिया गया है। जल्द ही टायर 2 और टायर 3 234 शहरों में 730 नए FM रेडियो चैनल शुरू होंगे। 28,602 करोड़ का, और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है इसमें कवर्ड है, और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। ये लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, किन किन सिटीज में, सिटीज की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस रक्षा नागरिकों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए आज अंबाला कैंट में रक्षा पेंशन समाधान का आयोजन किया। यह रैली 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें 500 से अधिक लोग शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग खड़गा कोर की ओर से मेजर जनरल श्रेया नितिन मेहता, चीफ ऑफ स्टाफ ने भाग लिया। इन्होंने रैली के माध्यम से संपर्क से समाधान के अपने आदर्श को सिद्ध करने के लिए अधिकतम दिग्गजों और परिवारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास किया। सभी उपस्थित लोगों के लिए चिकित्सा जांच और रेफरल की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। रैली को संबोधित करते हुए जनरल ऑफिसर ने सभी को आश्वासन दिया कि सरकार और सेना उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। राज्य में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु जींद के राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकाली। छात्रों ने रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसाधारण व मार्केट में दुकानदारों को मतदान के बारे में जागरूक किया, ताकि वे सभी विधानसभा चुनाव में मतदान कर एक मजबूत सरकार चुन सके। स्वीप के सहायक जिला नोडल अधिकारी ख्याली राम ने बताया कि लोकतंत्र में मतदान का विशेष महत्व है। हमें बढ़ चढ़कर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करना चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। उन्होंने मतदान के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का भी आह्वान किया, ताकि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ सके। में आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा युवा अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, उसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है। और जो नए युवा हैं जिनका वोट अभी तक नहीं बना है, उनको भी वोटिंग के महत्व पर समझाकर नया वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया गया। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य शमशेर सिंह ने बताया कि जनसाधारण को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु इस जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। वहीं छात्र व छात्राओं ने कहा कि सभी को अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है
मतदान की प्रोसेस में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को और बच्चे अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने बड़ों को अपने पीयर्स ग्रुप में अवेयर करें ताकि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हमने वोट के बारे में एक रैली निकाली है जो कि DRDA से निकाली गई थी और हम सभी ये कहते हैं कि अपना अपना वोट अपना अपना अधिकार है, सभी का अधिकार है, अपना वोट जरूर बनाओ। लोगों को जागरूकता के लिए वोटिंग के लिए जागरूक किया है लोगों के। यहाँ से जैसे मार्केट में गए थे हम, यहाँ DRDA की मार्केट में, उधर से अभी एक रैली निकाल के आए हैं जहाँ हमने लोगों को जागरूक किया वोटिंग के लिए जगह जगह रोककर। वोटर अवेयरनेस की रैली निकाली गई है जहां तक हम DRDA के कुछ इलाकों में गए थे और हमने लोगों को मत डालने के लिए अवेयर किया। इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से कि अपना मत जरूर डालें और एक निश्चित सरकार का चयन करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके चलते सार्वजनिक स्थानों से राजनेताओं व सरकार के प्रचार वाले सभी पोस्टर, बैनर उतारने का कार्य चल रहा है। नूंह के जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि आचार संहिता लगते ही सभी ARO की तरफ से पोस्टर बैनर हटाने की डिटेल दी गई है। अगर कोई पोस्टर बैनर आचार संहिता का उल्लंघन करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग एंड मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन भी किया गया है। उनकी डिटेल ली है और साथ में मिला। कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप का लगता है कि कहीं पे भी कोई पोस्टर बैनर्स आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो वो तुरंत हमारे संज्ञान में लाइए। MCMC कमेटी इसीलिए बनी हुई है कि किसी भी तरह के जो आचार संहिता का कहीं पे भी उल्लंघन हो रहा है, चाहे विज्ञापन के अंदर, चाहे पत्र लेखन में या कहीं पे भी, तो वो आप हमारे सूचित में हम तुरंत करवाएंगे। वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी ARO की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिले में 655 बूथों पर करीब 6,50,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और साथ ही साथ जो विधानसभा के अंदर अपना वोट डालें। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा लगभग हमारे 6,50,000 के आसपास हमारे मतदाता हैं और हमारे 655 बूथ बने हुए हैं। हमारे 25 नए बूथ बने हैं और कुछ उनमें से जो बूथ हैं वो समायोजित किए गए हैं और एक बूथ हमारा नया बना। संवेदनशील, अति संवेदनशील तो अभी कैटेगरी खत्म हो गई है, लेकिन वनरेबिलिटी एक कैटेगरी है जिसको रखा गया है और इसमें निरंतरता के आधार पर वो काम चलता रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण लगे हुए प्रतिबंध को 5 साल के लिए और भी बढ़ा दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर आघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। भारत सरकार ने SFJ को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया हुआ है। अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न गतिविधियों में SFJ की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने UPA के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से 25 अगस्त को इस बारे में विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचित किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को होनी है। कुरुक्षेत्र में आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह असंध को एक बार फिर से कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रधान चुना गया। लघु सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इसके अलावा बैठक में अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। समिति द्वारा सुदर्शन सिंह सहगल को सीनियर मीत प्रधान, बीबी रविंदर को अजराना को जूनियर मीत प्रधान, सुखविंदर सिंह मंडेबर को महासचिव, गुलाब सिंह मूनक को संयुक्त सचिव बनाया गया। वहीं तरविंदर पाल सिंह, जंगसीर सिंह मांगियाना, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, गुरु प्रसाद सिंह, बीबी परमिंदर कौर, परमजीत सिंह मक्कड़ को समिति के सदस्यों के रूप में चुना गया। सारी चोण सर्वसम्मति नाल होई है। ये बड़ी वड्डी खुशी की गल है। इहो जिहा कभी माहौल बनया नहीं जिवें दा ऐसा माहौल बनया है। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना, मैंबर साहिबाना ਦਾ नमस्कार करना ते धन्यवाद करना। समूची कौम नूं
देश ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਵਾ ਮਨ ਧਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। हरियाणा में मलेरिया और डेंगू के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य निदेशक वेक्टर जनित रोग डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि इन दिनों मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इस साल मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। सबसे अधिक मामले सोनीपत में है, जहां 25 मरीज मिल चुके हैं। जिन जिलों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इन क्षेत्रों में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। की बात करूं तो 96 केस हमारे आज तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 11 केस ज्यादा। पिछले साल सिर्फ 85 केस आए थे। और अगर मैं जिलावार बात करूं तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हमारे पास सोनीपत, हिसार, झज्जर, पंचकुला और फरीदाबाद है। तो इसमें विशेषकर जहाँ सोनीपत ज्यादा है वहाँ के सिविल सर्जन से बात की मैंने, हिसार के सिविल सर्जन उनके डिप्टी से मैंने बात की। तो सोनीपत एरिया क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया यूपी का भी दिल्ली का भी, तो उनके लिए हमने स्पेशल टीमें भी लगवा दी है। और जितने भी जैसे फील्ड वर्कर हैं तो जैसे एक्टिव स्लाइड, पैसिव स्लाइड वो भी बढ़ाने के लिए कहा गया है, फॉगिंग भी बढ़ाने के लिए कहा गया है, और उनका जितनी माइग्रेटरी लेबर है उनका विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सप्ताह में एक दिन ड्राई डे करने की भी सलाह दी गई, जब वे अपने घरों में गमले, कूलर या जहां भी पानी इकट्ठा होता है उनकी सफाई करें। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक द्वारा सभी सिविल सर्जनों, उप सिविल सर्जनों सहित मलेरिया व डेंगू विभाग से जुड़े टेक्नीशियन की बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुल 27 लैब है जिनमें डेंगू की टेस्टिंग निःशुल्क की जा रही है। संभव प्रयास की जाए, अधिक से अधिक आईसी की जाए। ड्राई डे जैसे मंडे या संडे जब भी है तो पब्लिक अवेयर की जाए कि एक दिन में अपने घर में कूलर, पानी, टंकियाँ, जितने भी बर्तन वर्तन सारे साफ करें। तो इस तरह से हमने एडवाइजरी भी दे दिए। और जहाँ जहाँ केस पॉजिटिव आए तो वहाँ भी उनके हिदायत दिए अभी अपने फॉगिंग का कार्य जरूर करें। 27 लैब हैं जो कि डेंगू टेस्टिंग के लिए है, यानी हर जिले में कम से कम एक लैब जरूर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेंगू टेस्ट करती है। और प्राइवेट में हमने जो डेंगू के चार्जेज है वो कैपिंग की है, 600 रुपये से ज्यादा चार्ज नहीं किए। लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल की तरह इस साल भी देश भर में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। कैथल के सरकारी अस्पताल की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कविता गोयल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में नेत्रदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि कैथल के सरकारी अस्पताल के अलावा अग्रणी समाजसेवी संस्था सेवा संघ द्वारा भी एक नेत्रदान बैंक चलाया जा रहा है। कोई व्यक्ति नेत्रदान के लिए इच्छुक होता है तो उसका नेत्रदान का फॉर्म भरते हैं और साथ में उसको एक आई कार्ड इशू करते हैं, जिसमें एम्बुलेंस का नंबर होता है 102। और जब वो फोन करते हैं तो हमारी टीम जाकर मृत्यु के बाद जो है उसकी आई कलेक्ट कर लेती है। अगर उसकी इच्छा होती है उसके बाद दोबारा उसकी कंसेंट ली जाती है। रूटीन में अभी क्या चल रहा है कि हमने कुछ अपने फ्लैक्सीज बनवाए हैं और कुछ पेपर्स है जो हम हर एक ओपीडी में जितने भी मरीज हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि वो उसको पढ़े और घर ले जाके अपने रिश्तेदारों को बताए कि नेत्रदान क्या है। जो लोगों के अंदर भ्रांतियां है कि अगर हम नेत्रदान के लिए प्रेरित होते हैं तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, इस तरह की भ्रांतियों को हमें दूर करना है। इस दौरान कैथल वासियों ने कहा कि नेत्रदान एक महादान है। नेत्रदान करके एक व्यक्ति 2 लोगों को इस संसार को देखने का सुनहरा अवसर प्रदान कर सकता है। समाज सेवी संस्था सेवा संघ अब तक 450 से भी अधिक लोगों के नेत्रदान करवाई चुकी है। उन्होंने लोगों को नेत्रदान करने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। सबसे बड़ा दान नेत्रदान है, क्योंकि आदमी अपने जीवन में जाने के बाद भी उसकी आंखों के द्वारा 2 व्यक्तियों को रोशनी मिलती है और उनको नया जीवन दान मिलता है। नेत्रदान करने वाला अपना जीवन मृत्यु उपरांत भी सफल बना सकता है, बल्कि
कई जिंदगियों को रोशनी भी दे सकता है। और ये तो मेरे हिसाब से तो ये एक कंपलसरी कर देना चाहिए, जैसे कि अपना श्रीलंका में है, प्राइमरी मतलब वो जरूरी है, ये वहाँ हर व्यक्ति को मृत्यु उपरांत नेत्रदान करना जरूरी है। वही एक ऐसा कंट्री है कि जो आंखें एक्सपोर्ट कर रहा है। समय समय पर लोगों में जागरूकता ला रही है कि हिंदुस्तान हमारे भारतवर्ष के अंदर कई लाख लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर संसार को देखने से वंचित हैं, और उनको प्रतिदिन हमारे देश के अंदर कई हजार नेत्रों की जरूरत पड़ती है, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो इस सुंदर संसार को नहीं देख पा रहे। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।